हो जाता है। अतः हिंदू मिताक्षरा शहदायकी में फादर, सन, सन 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 यानी पिता, पुत्र, पौत्र और परपौत्र 3 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य शहदायकी का निर्माण करते हैं। और वर्तमान में पुत्री भी शहदायकी मानी जाएगी। और 2 प्रकार की संपत्ति होती है हिंदू विधि में, एक आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एक आपकी होती है पेरेंटल प्रॉपर्टी। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर शहदायकी का निर्माण होता है। यह समझौते के द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता, यह दत्तक के द्वारा इसका क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। अब और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ये बहुत ही फेमस केसेज है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर केस नहीं देता हूँ। अरे भाई LLB फर्स्ट ईयर अगर आपका बेड़ा पार हो गया और एक बार आपने किसी चीज को समझ ली तो भविष्य में कभी भी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केस लॉ एग्जामिनर को पता है। अगर हिंदू लॉ की कॉपी मेरे पास आई और आप सोचोगे कि ओझा सर को पता नहीं है, ओझा सर को पता है, मालूम है कि कौन सा केस कहाँ है, इसलिए फर्जी केस मत देना, ठीक है ना। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम घमंडी राम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिताक्षरा विधि के अंतर्गत एसेंस्टर यानी पिता, बी सन, ग्रैंड सन और ग्रेट सन मिलकर क्या करते हैं, शहदायकी का निर्माण करते हैं। A compulsory under the Mitaksara school is a creation of law cannot arise by the act of parties except in the so far that on adoption the adoption son become a co-partner with his adoptive father his regards ancestor property of later। यानी पैतृक संपत्ति में शहदायकी का निर्माण पिता, पुत्र, पौत्र, परपौत्र करता है। ए पिता है, बी सन है, सी ग्रैंड सन है, डी ग्रेट ग्रैंड सन है। ABCD विल मेक ए कोपार्टनरी। और वर्तमान में 2005 में पुत्री को भी कोपार्टनर माना गया है, शहदायकी मानी गई है और अपने भाई के बराबर उसे भी शहदायकी में हक दिया गया है। ABCD विल फ्रॉम ए कोपार्टनरी। इट मच नैरो बॉडी बिकॉज द फीमेल मेंबर्स आर एक्सक्लूड ऑन इट। ये नैरो बॉडी है क्योंकि इसमें फीमेल शामिल नहीं होती, ईश्वर सिंह बनाम हुक्म सिंह। लेकिन वर्तमान में यह इसमें पुत्री को शामिल किया गया है और इसमें पुत्री भी क्या होती है, शामिल होती है। इसमें पुत्री भी क्या होती है, शामिल होती है। अब देखिए थोड़ा सा और विराम ले लो। मैंने कल बहुत प्यार से समझाया कि यूनिट फर्स्ट में सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ इम्पोर्टेंट है। मैंने ये भी बताया कि उपासनरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कर्ता की पावर भी पूछ ले तो वो अपने आप में एक अलग चीज है। फिर बचता है आपके सेवायत और मेहनत। सेवायत और मेहनत, तो सेवायत और मेहनत जो एंडोमेंट टॉपिक के अंतर्गत आते हैं वहां भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो मैंने एक बात बताई कि यह टेक्निकल टॉपिक है मिताक्षरा शहदायकी, बजाय की सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के। तो इस टेक्निकल टॉपिक को हम क्या करेंगे, ज्यादा सीरियसली पढ़ेंगे, जिससे आपको पता लगे कि भाई शहदायकी आखिर है क्या, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ इंडिया वर्सेस घमंडी राम के मामले में कहा गया कि मिताक्षरा में ये प्योरली क्रिएशन ऑफ लॉ है। पहले भी बात है कि विधि द्वारा बनती है और ओनली एडॉप्शन के द्वारा ही की जा सकती है, इसके अतिरिक्त शहदायकी का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। संकीर्ण बॉडी इसलिए कहा था क्योंकि इसमें पुत्री शामिल नहीं है और वर्तमान में पुत्री भी शामिल है। देखिए इसमें शहदायक से आप क्या समझते हैं, शहदायक और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है और संयुक्त हिंदू परिवार में क्या डिफरेंस होता है, यह क्या है आपके इम्पोर्टेंट है। तो जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि कोपासनरी क्या होती है, आपने थोड़ा सा और देखा। अब मैं थोड़ा और आगे लेता हूँ आपके लिए। अब देखिए यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को पूरा करने के लिए जरूरी है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे गुरु जी इंपॉर्टेंट कैसे है, ये देखो। अब देखो इसमें बताए गए एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ मिताक्षरा ऑफ उपासनी। मिताक्षरा शहदायकी के विशेषता क्या है। अब मैं एक बार और रुक जाता हूँ, फिर थोड़ा सा विराम करते हैं। मैंने पहले भी बताया, इधर इंग्लिश मीडियम वाला हो, इधर हिंदी मीडियम वाला हो, कोई भी हो,
इंग्लिश मीडियम वाले के लिए थोड़ा सा पेज भरना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, हिंदी मीडियम वाला थोड़ा ज्यादा गप्पे मार लेता है। तो बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हम कह सकते हैं, कोई भी हम पैराग्राफ बनाते हैं, एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द मिताक्षर उपासनी, मिताक्षर सहदायकी के क्या आवश्यकता होता है, वी कैन से दैट द राइट बाय बर्थ, डिमांड ऑफ पार्टीशन, ओनरशिप एंड राइट ऑफ पोजेशन इज कॉमन, ऑन द डेथ ऑफ एनी कोपासना इज शेयर्ड डिवोल्व्स ऑन अदर कोपासना बाय द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, नॉट बाय सक्सेशन, मेंबर कैन बी डीम्ड पार्टीशन, एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और राइट ऑफ मेंटेनेंस। अब किसी बात को जब आप कॉपी में लिखते हैं, उकेरते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैराग्राफ बनाओ। मैंने पहले पैराग्राफ बनाया, क्या कहा था कि मिताक्षरा सहदायकी में जन्म लेते ही इंटरेस्ट बन जाता है पिता पुत्र पौत्र, और प्रत्येक सहदायिक विभाजन की मांग कर सकता है। प्रत्येक सहदायिक का जो स्वामित्व होता है वह संयुक्त रूप से होता है, और सहदायिक की मृत्यु के बाद जो उसकी संपत्ति का न्यायागमन होता है वह उत्तरजीविता के माध्यम से होता है, उत्तराधिकार के माध्यम से नहीं होता है। और प्रत्येक सदस्य सहदायिकी का पेरेंटल प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में विभाजन की मांग कर सकता है। एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल, पहले पुत्री शामिल नहीं थी, परंतु वर्तमान में पुत्री को भी शामिल कर लिया गया है नोट। और सामूहिक रूप से सबका कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट रहता है, हित सभी का समान रहता है। और प्रत्येक सहदायिक, जो सहदायिक नहीं है, परिवार की सदस्य है, वह भरण पोषण की मांग कर सकता है, मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। अब देखो यहाँ आपके और क्लियर स्थिति होगी। आपने देखा टाइप ऑफ टू प्रॉपर्टी होती है, कोपासनरी क्या होती है, कोपासनरी में कौन शामिल हो सकता है, कौन शामिल नहीं हो सकता है, कितने पीढ़ी तक के सदस्य शामिल होते हैं, और सहदायिकी की क्या विशेषता है। तो बेसिकली एक वर्ड है, अगर आप पढ़ते हो, राइट बाय बर्थ, जन्म से अधिकार, डिमांड ऑफ पार्टीशन, विभाजन की मांग, संयुक्त रूप से ओनरशिप होता है, स्वामित्व होता है, संयुक्त रूप से कब्जा होता है। अब देखिए जो फोर्थ लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करें। ऑन द डेथ ऑफ एनी कोपासनर, यानी सहदायिक की मृत्यु होने पर, his share devolves on other co-partner by the rule of survivorship, not by successor। यानी कोई अगर सहदायिक मरता है तो उसकी संपत्ति का न्यायगमन उत्तरजीविता से होगा, न कि उत्तराधिकार से। अब आप सोचोगे गुरुजी ये उत्तराधिकार और उत्तरजीविता क्या है, तो उत्तराधिकार की तो सीधी बात है, अगर एक पिता की डेथ होती है तो वो संपत्ति का जो डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा वह पिता पुत्र पौत्र और परपौत्र में जाएगा। जबकि सर्वाइवरशिप में उत्तरजीविता में जो संपत्ति का न्यायागमन जाएगा वह सहदायिकों के भीतर जाएगा, सभी उपासना के भीतर जाएगा, सभी पुरुष सदस्य उनमें जाएगा। इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप, उत्तरजीविता। और उत्तराधिकार का मतलब होता है जो हेयर्स है, दायद है, उनमें जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डू मीन बाय कोपासनरी, व्हाट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द कोपासनरी, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ कोपासनरी, सदाई क्या होती है, सदाई की विशेषता बताइए, सदाई के मुख्य तत्व क्या है, सदाई और संयुक्त हिंदू परिवार में डिफरेंस क्या है, बेसिकली ये से क्वेश्चन बनता है। या सदाइकों के क्या अधिकार होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, उत्तरदायिता के क्या अधिकार होते हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक और स्लाइड में आगे बढ़ता हूँ, ये छठी स्लाइड में देखिए बहुत ही अच्छी बात है। After the amendment of succession 6 of the Hindu Succession Act 2005, as sister and daughter also become a co-partner, यानी 2004 के बाद में जब ये अमेंडेड हुआ तो 2005 के सक्सेशन एक्ट में पुत्री को भी क्या दिया गया, आपके कोपासना प्रॉपर्टी में बराबर का शेयर दिया गया। अब क्वेश्चन उत्पन्न होता है व्हेन कोपासनर कम टू एंड। अब अगर आप मेरे से पूछे साहब गुरुजी झूम क्लास कब खत्म हो जाएगी, 40 मिनट के बाद मेरी झूम खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेड चैनल मैंने ले नहीं रखा है। मेरा अस्तित्व कब खत्म हो जाएगा, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही व्हेन कोपासनर कम टू एंड, सहदाई कब समाप्त हो जाएगी। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब पार्टीशन हो जाए, बाई पार्टीशन विभाजन हो जाए, या अंतिम सहदाई की डेथ होने पर सहदाई समाप्त हो जाती है ना। समझौते के द्वारा सहदायकी नहीं बन सकती, दत्तक के द्वारा सहदायकी बन सकती है। पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र मिताक्षर सहदायकी में मेंबर होते हैं। 2005 के बाद पुत्री भी सहदायक होती है, और सहदायकी में उत्तरजीविता सर्वाइवरशिप के द्वारा क्या होता है, प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन होता है, संपत्ति का न्यायागमन होता है। अब देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, अब अगर जो क्लास में रेगुलर बच्चे आते हैं उनको तो पता है
या गुरुजी ने पढ़ाया, और जो आए ही नहीं क्लास में कभी। लगभग अब कभी बच्चे आ रहे हैं 39 तक गए हैं आज भी, और अभी 36 है प्रेजेंट में मेरे पास। हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, आप ले भी रहे होंगे समय समय पर। देखिए बेसिकली जो डिफरेंस है संयुक्त हिंदू परिवार और सहदायकी में, ये 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बिंदु लिख रखे हैं, और 7 बिंदु भी अगर आपको समझ में आ गए तो आप सहदायकी और संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर कर लेंगे। अरे भाई क्या पढ़ना है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली सबको पता है। तो स्कूल में क्या होता है, हेडमास्टर होता है, कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, और मठ में महंत होता है, और धर्मदाय में सेवायत होता है। ठीक वैसे ही यह डिफरेंस बिटवीन हिंदू उपासना एंड ज्वाइंट फैमिली में अंतर दे रखा है। मैं पहले इंग्लिश में पॉइंट बोल दूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा, आप सुने, और इन्हीं पॉइंट का भी एक पैराग्राफ बनाते हैं, तो सहदायकी और संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर आपके क्लियर कट हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर आपको हिला नहीं सकती। फर्स्ट है जनरेशन, है ना, और जनरेशन को बोलते हैं हम लोग पीढ़ी। पीढ़ी, जनरेशन यानी पीढ़ी, यूनिट यानी इकाई, यूनिट यानी इकाई, और इंटरेस्ट यानी हित, इंटरेस्ट यानी हित, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, पार्टीशन यानी विभाजन, पार्टीशन यानी विभाजन, और एंड का मतलब समापन, एंड का मतलब समाप्त हो रहा है, ठीक है, और इंक्लूडिंग का मतलब अंदर, इंक्लूडिंग का मतलब अंदर। फिर से बता देता हूं, जनरेशन पीढ़ी, यूनिट इकाई, इंटरेस्ट प्रॉपर्टी, एंड समाप्त, और इंक्लूडिंग यानी अंदर। अब देखिए अंतर क्या है ना, अंतर क्या है, तो अंतर मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं कि क्या अंतर है। देखिए जहां तक जनरेशन या पीढ़ी का सवाल है, संयुक्त हिंदू परिवार में किसी भी प्रकार की कोई पीढ़ी या जनरेशन नहीं होती। चाचा बाबा दादा ताऊ लड़की कोई दीनहीन बच्चा, सभी संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य। कोई बुआ विधवा होगी लंबे समय से रह रही है, वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली की है, कोई पीढ़ी नहीं होती। बट वी कैन से इन द कोपासनरी लास्ट प्रॉपर्टी होल्डर टू 3 जनरेशन descendant मेक्स ए कोपासनरी। जबकि सदाइकी में पीढ़ी होती है, पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र ये क्या करते हैं, सदाइकी का निर्माण करते हैं, और पुत्री भी वर्तमान में इसकी सदाइकी में होती है। तो जनरेशन पीढ़ी में समझ गए ना कि पीढ़ी क्या होती है, तो पीढ़ी होती है सदाइकी में, ऐसे लिखना है जैसे मैंने बताया। जबकि संयुक्त हिंदू परिवार में पीढ़ी नहीं होती, जो भी परिवार होता है वह विस्तृत संयुक्त हिंदू परिवार एक बड़ा परिवार होता है, ठीक है। यूनिट, यूनिट का मतलब बोलता है मैंने बताई इकाई, इकाई का मतलब है कि संयुक्त हिंदू परिवार एक बड़ी और विस्तृत इकाई है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है जो बड़ी और विस्तृत इकाई है। जबकि सहदाई की एक छोटी इकाई है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती, सभी सदस्य नहीं होते, इसलिए ये जो सहदाई की है वह क्या है, एक छोटी इकाई है, बड़ी इकाई नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार एक लार्ज इकाई है जिसमें फादर, फादर के भाई, दादा, दादा के भाई, डेसेंडेंट, पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई बहने बुआ भतीजे चाचा ताऊ जो भी घर में रह रहे हैं दीन हीन, वो सभी बड़ी इकाई है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। और सामान्यतः तो संयुक्त हिंदू परिवार का समाप्त नहीं होता, लेकिन सदाई का विभाजन होने पर या अंतिम सदाई के मरने पर सदाई की समाप्ति हो जाती है। आगे बताऊंगा। फिर है इंटरेस्ट, हित, इंटरेस्ट यानी हित। संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेते ही किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट या हित प्राप्त नहीं होता, जबकि पेरेंटल प्रॉपर्टी में जन्म लेते ही हित प्राप्त हो जाता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है। पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर उपासनरी का निर्माण करते हैं, ठीक है। जनरेशन हो गया, यूनिट हो गई, इंटरेस्ट हो गया, अब आते हैं प्रॉपर्टी। मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि संयुक्त हिंदू परिवार जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो। पंजाबी में कहते हैं नंग कोई भूखा भी संयुक्त हिंदू परिवार हो सकता है। फूड के मामले में, भोजन के मामले में, क्लोथिंग कपड़े के मामले में, रेजिडेंस निवास के मामले में, यानी भोजन आवास निवास कपड़े के मामले में ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है
की प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, मेरी तरह नंग भी हो सकता है, ब्राह्मण हमेशा नंग होता है, ठीक है। तो कोई भूखा भी संयुक्त हिंदू परिवार हो सकता है, बिना संपत्ति के भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो भी सकती है, लेकिन कोपासनरी तो होती इसलिए है जिसमें प्रॉपर्टी होती होती है। प्रॉपर्टी होना जरूरी है, बिना प्रॉपर्टी के कोपासनरी का निर्माण, सदायकी का निर्माण नहीं हो सकता। तो जनरेशन हुई, पीडी यूनिट इकाई हुई, इंटरेस्ट हित हुआ, प्रॉपर्टी संपत्ति हुई, और पार्टीशन का मतलब हुआ विभाजन। संयुक्त हिंदू परिवार का विभाजन नहीं हो सकता, संयुक्त हिंदू परिवार का विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई न कोई सदस्य ज्वाइंट हिंदू फैमिली में रहता ही रहता है, रहता ही रहता है। जबकि सैदाइकी में, उपासनरी में आपने देखा कि पार्टीशन हो सकता है, विभाजन हो सकता है, और विभाजन होते ही सदाई क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पार्टीशन यानी विभाजन की मांग उपासना कर सकता है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार में नहीं कर सकता, ठीक है। फिर एंड समाप्त, इसका मैंने पहले भी बताया, ऊपर भी बताया कि सामान्यतः संयुक्त हिंदू परिवार का समापन नहीं होता है, क्योंकि कोई न कोई परिवार का सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार में रहता है। जबकि सदाइका का क्या हो जाता है, अंतिम सदाइकी के मरते ही या सदाइकी का विभाजन हो जाने पर सदाइकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और सदाइकी का क्या हो जाता है, विभाजन होते ही सदाइकी समाप्त हो जाती है। जैसे ही विभाजन हुआ, सदाइकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, सदाइकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, 10 मिनट क्यों बता रहा भैया, लेने दे क्लास में। इंक्लूडिंग, संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत कोई छोटा संयुक्त हिंदू परिवार नहीं होता, इंक्लूडिंग को बोलते हैं अंदर। इस संयुक्त हिंदू परिवार के भीतर कोई छोटा संयुक्त हिंदू परिवार नहीं होता है, जबकि सदाइकी के भीतर एक छोटी सदाइकी भी होती है, सदाइकी के भीतर एक छोटी सदाइकी भी हो सकती है। अब आप पूछोगे गुरुजी कैसे, तो भाइयों और भाइयों की सदाइकी के बीच में पुत्र और पुत्र की भी सदाइकी भी हो सकती है, परस्पर चाचा भतीजा मिलकर भी सदाइकी कर सकते हैं। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार में सदाइकी का निर्माण पिता और पुत्र कर सकते हैं, भाई भाई कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार के भीतर कोई छोटा संयुक्त हिंदू परिवार नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई संयुक्त हिंदू परिवार छोटा नहीं होता है। तो बेसिकली, अब देखो मैं थोड़ा सा पैराग्राफ करके भी बता देता हूँ। उपासनरी के अंतर्गत 3 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य सदाई का निर्माण करते हैं। सदाई एक छोटी इकाई है, सदाइकी में पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र जन्म लेते ही हित प्राप्त कर लेते हैं। सदाइकी के अंतर्गत जो संपत्ति होती है, संपत्ति आपकी जन्म लेते ही हित प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक सदाइक विभाजन की, पार्टीशन की मांग कर सकता है। सामान्यतः सदाइक समाप्त हो जाती है जब विभाजन हो जाता है, अंतिम सदाई की मृत्यु हो जाती है, तो सदाई की समाप्त हो जाती है। और सदाइकी के भीतर एक छोटी सदाइकी होती है, भाई अथवा पिता अथवा पुत्र अथवा चाचा अथवा भतीजे की सदाइकी के भीतर एक छोटी सदाइकी होती है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार के भीतर कोई भी छोटी सदाइक नहीं होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज और आ गया, अब एक थोड़ा सा और ले लेता हूँ। एवरी कोपास्त्र इज ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली, एवरी ज्वाइंट फैमिली हिंदू इज ए नॉट ए कोपास्त्र। प्रत्येक सदाइकी संयुक्त हिंदू परिवार होता है, लेकिन प्रत्येक संयुक्त हिंदू परिवार सदाइकी नहीं होती है। और नैरो कॉन्सेप्ट है, एक संकीर्ण विचारधारा है। कोपासनरी विद इन कोपासनरी सेपरेट, यानी कोपासनरी के भीतर कोपासनरी एग्जिस्ट हो सकती है। नचिपा बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मामले में कहा गया कि एवरी कोपासनरी इज ए ज्वाइंट फैमिली, एवरी ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज नॉट ए कोपासनरी, बट एवरी कोपासनरी इज ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली। कोपासनरी इज ए नैरो कॉन्सेप्ट, एक संकीर्ण अवधारणा है, और कोपासनरी के भीतर एक छोटी कोपासनरी एग्जिस्ट हो सकती है। नचिपा बनाम वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आपने देखा, देखो एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है कि सदाई, इंक्लूडिंग जहां वर्ड है, सदाइकी के भीतर एक छोटी सदाइकी होती है, और सदाई समाप्त हो जाती है विभाजन होने पर, या सदाई की मृत्यु होने पर, अंतिम सदाई की मृत्यु होने पर, ठीक है। प्रॉपर्टी में जन्म लेते ही हित प्राप्त कर लेते हैं। पीढ़ी इसको हिंदी में मैं कई बार बोलता हूँ कि बताओ मेरी पिक्चर का क्या नाम है, तो मैं कहता हूँ पीढ़ी, इकाई, हित, संपत्ति, विभाजन, समाप्ति और
अंदर ये नाम है, ठीक है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, जरा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको मालूम रहेगा कि गुरुजी ने क्या चीज बताई थी, ठीक है ना, क्या चीज बताई थी गुरुजी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हिंदी में भी मैं पॉइंट बोलूंगा। देखिए कॉपी पेन भी रखिएगा, अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, भले बावेल से पढ़ो, भले टीपीडी से पढ़ो, भले बुक से पढ़ो, भले नोट से पढ़ो, बट जब कोई टीचर आपको कोई चीज नहीं बताता ना, तो आपको मजे से चीजें समझ में भी आनी चाहिए और उसको ले डाउन करना चाहिए, इजी हो जाता है। मैंने लिखा राइट ऑफ उपासना, सारी बातें आ गई। सदाई से आप क्या समझते हैं, सदाई के आवश्यक तत्व क्या है, सदाई की विशेषता क्या है, सदाई की संयुक्त परिवार में अंतर क्या है, और सदाई के अधिकार। कहने का मतलब है राइट टू मेक विल, प्रत्येक सदाई को अपने हक की राइट टू मेक विल यानी वसीयत बनाने का अधिकार है। राइट टू मेक विल, वसीयत बनाने का अधिकार। राइट ऑफ एलियनेशन, प्रॉपर्टी यानी अंतरण करने का अधिकार। एलियनेशन को बोलते हैं अंतरण करने का अधिकार, अंतरण करने का अधिकार है। हाँ जसमीत कौर, जस्ट अभी मैं 5 मिनट दूंगा आपको, यू रेज द हैंड, ओके कोई बात नहीं। राइट ऑफ इन्फॉर्मेंस का राइट है, पार्टीशन के विभाजन का राइट है। और पुनः कोई नया कार्य इम्प्रॉपर, अगर कोई गलत कार्य करता है, राइट टू रिस्ट्रेन इम्प्रॉपर एक्ट को भी रोकने का अधिकार है। राइट ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण करने का भी अधिकार है। राइट ऑफ कॉमन एंजॉयमेंट का भी अधिकार है। राइट टू कॉमन एंजॉयमेंट, सभी का समान रूप से उपभोग का अधिकार है। राइट ऑफ जॉइंट पोजेशन का इंटरेस्ट का अधिकार है। राइट टू मेक सेल्फ एप्लीकेशन, कोई भी संपत्ति प्राप्त करता है तो उसका भी कोई अधिकार है। हाँ कोई बात नहीं। जसमीत कौर अपने माइक को अनम्यूट कर ले, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ ले, क्योंकि बोलते बोलते मैं तो थक गया, टाइम हो गया आपका, ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी। पूछना है जसमीत कौर कुछ, यू रेज द हैंड। जसमीत कौर रेज द हैंड, कुछ पूछना है क्या गुड़िया? यस सर। जसमीत पूछो बेटी। सर कल ना थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से क्लास पूरी अटेंड नहीं हो पाई थी, तो आप कल कुछ मतलब बता सकते हो एग्जाम के बारे में कुछ? हाँ पूछ लेना फोन करके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। अब तो क्लास मेरी खत्म होने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कह रखा एकेडमिक की चीज पूछनी है मुझे फोन करो, हिचक के करो, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, जब तक जिंदा हूँ पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फालतू की बात के लिए मेरा फोन। सर हाँ सेकंड पॉइंट बताना। सेकंड पॉइंट है राइट ऑफ एलियनेशन। कोई बात नहीं, माइक को जो बोले अपनी माइक म्यूट कर ले। ओप्पो CPH, ये अपने वीडियो कॉल कर रखी है, बंद कर लो कैमरे को, ठीक है। ओप्पो CPH 2763, हाँ सामने आया है, ठीक है अब आया है, ओके। राइट ऑफ एलियनेशन का मतलब होता है संपत्ति के अंतरण करने का अधिकार। एलियनेशन यानी अंतरण, सरल शब्दों में कहते हैं ट्रांसफर, इसको बोलते हैं अंतरण। सदाई के अपने हक तक का संपत्ति का क्या कर सकता है, अंतरण कर सकता है। और बोलो किसी को कुछ पूछना हो, अभी भी 3 मिनट पड़े हुए अपने पास। देखो वैसे तो मैं तुम्हें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो ये आ गया यहाँ पे। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राइट टू मेक विल, ये उपासना का वसीयत बनाने का अधिकार है, संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार है। अकाउंट, राइट टू अकाउंट लेखे रखने का अधिकार है। राइट टू एनफोर्समेंट पार्टीशन, विभाजन कराने का अधिकार है। राइट टू रिस्ट्रेन इम्प्रॉपर एक्ट, कोई गलत कार्य दूसरा व्यक्ति करता तो उसे रोकने का अधिकार है। जो सदस्य नहीं है उसे राइट ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण करने का अधिकार है। राइट ऑफ कॉमन एंजॉयमेंट का भी अधिकार है। राइट ऑफ जॉइंट पोजेशन एंड इंटरेस्ट का अधिकार है। राइट टू मेक एक्विजिशन, कोई अपनी संपत्ति अगर प्राप्त करता है तो सदाई के साथ साथ वह भी वह प्राप्त कर सकता है। तो कैसी लगी क्लास आज की भाई? ठीक लगी? अच्छी लगी सर। हाँ जी हाँ, सर। हाँ, कल मैंने बड़े आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। हाँ, और कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे क्या होता है, कोई 3 दिन में 2 दिन में कोर्स पूरा नहीं होता। और अगर तुम आओगे तो क्लासेस चलती रहेगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, वेरी गुड गुड सर मेरे। क्लास लगेगी सर? हाँ कोशिश करेंगे, अगर घर पे छुट्टी होगी तो ले लूंगा, कल की छुट्टी है, अगर आएंगे तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे बैठे ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके।